बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वह है नज़म के अशार की तशरीह, यानी कि इंटरमीडिएट के न्यू सिलेबस के मुताबिक जो उर्दू का पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो सिलेबस आया है उसके मुताबिक जो है वो नज़म के अशार की तशरीह। साफ जाहिर है कि जब सिलेबस जो है वो नया आ गया है, बुक्स नहीं है, तो इसके जो रूल ऑफ रेगुलेशंस हैं वो भी तकरीबन आलमोस्ट सब के सब को नहीं, लेकिन जो अक्सरियत में है वो रूल ऑफ रेगुलेशन जो हैं वो चेंज हो गए हैं। और जो एग्जामिनर यानी कि जो पेपर चेकर हैं वो इसके ऊपर उनको हदायत दी जाती हैं कि जब पेपर चेक किया जाए तो इन हदायत को वो मद्देनजर रख के पेपरों में वो मार्किंग करें। तो आज का जो टॉपिक है वो नज़म के अशार की जो तशरीह है। इससे पहले जो अभी हम लोगों ने लेक्चर को अपलोड किया था वो था उर्दू का खुलासा, यानी कि 2026 में जो होने वाले पेपर हैं उनके मुताबिक जो है वो उर्दू का जो खुलासा है, सबक का जो खुलासा आता है पेपर में, उसके रूल ऑफ रेगुलेशंस क्या हैं, किस बिहाफ पर जो नंबर है वो दिए जाएंगे, जब वो कौन से नए रूल्स हैं या असूल हैं, क़वायद ज़वाबित हैं खुलासे के, जिनको मद्देनजर रख के आप लोगों ने खुलासे को हल करना है या लिखना है, तो वो पहले ही अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप इस जो लेक्चर को विजिट कीजिए, तो आपको ये डिटेल के साथ वो जो रूल ऑफ रेगुलेशन है खुलासे के, यानी कि क़वायद ज़वाबित असूल हैं, वो डिफाइन कर दिए गए हैं। तो जो आपका आज का लेक्चर है वो क्या है, वो जैसे मैंने आपको पहले बताया है वो है नज़म के अशार की तशरीह। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहमियत का हामिल है ये टॉपिक। वजह क्या है, क्योंकि ये वो वाहिद टॉपिक है पेपर में जो सिर्फ और सिर्फ यानी कि 25 नंबर है। कहने को ये सिर्फ है, लेकिन 25 नंबर का पेपर इस टॉपिक में से आता है, इस हिस्से में से आता है। वो 25 नंबर कैसे जो वो काउंट करता है या डिवाइड करता है उसको हम डिटेल में देखेंगे। आज के लेक्चर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट हिस्सा है, हिस्सा अव्वल जो है वो आपके पेपर के रेलिवेंट है, लेकिन इसमें से आपको पेपर में से कुछ नहीं पूछेगा। मैंने क्या बोला है कि आपके पेपर के रेलिवेंट है, बट हिस्सा अव्वल में से आपको पेपर में से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ये आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है जो आपको इस लेवल पर, इंटर के लेवल पर आके आपको हर सूरत में पता होनी चाहिए, आपके नॉलेज में होनी चाहिए। तो चलिए हिस्सा अव्वल पढ़ते हैं। हिस्सा अव्वल में क्या है कि जी जो लफ्ज नज़म है इसका माखज और लग़वी मानी क्या है, यानी कि जो लफ्ज नज़म है इसको अखज कहाँ से किया गया है, किस जुबान से इसका बेसिकली ताल्लुक है, और जो मुख्तलिफ डिक्शनरीज हैं, लुगात हैं या लुगत है, वो हमें जो नज़म के लफ्ज के मीनिंग हैं वो क्या बताते हैं उनको देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि इसका जो माखज है वो क्या है। लफ्ज नज़म अरबी जुबान के सालसी मादा, सालसी ये क्या होता है, यानी कि कोई थर्ड पर्सन या थर्ड वर्ड जो मिलके कोई नया वर्ड बना दे, यानी कि 3 अल्फाज का मजमुआ जो मिलके कोई नया वर्ड बना देता है वो सालस कहते हैं, यानी कि सुलह करने वाले को। ठीक है, उन्होंने बोला नून जे मीम ये 3 अल्फाज मिलके क्या करते हैं कि ये नए अल्फाज लफ्ज को क्या कर देते हैं, उसका माखज बन जाते हैं, उसकी जो पैदाइश की वजह बन जाते हैं 3 अल्फाज जो हैं। ठीक है, उसके बाद लग़वी मानी। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज क्लैरिफाई कर दूं, वो ये है कि ये जितने भी मीनिंग आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं इनको 2 मोतबर डिक्शनरीज है। इंग्लिश में लफ्ज डिक्शनरी बोलेंगे, ठीक है, उर्दू में इसका जो मतलब है एक होगा तो लुगत, एक से ज्यादा होगा तो अलुगात, यानी कि जो उर्दू की ऑथेंटिक लुगात हैं उसमें या उनमें जो नज़म लफ्ज के मीनिंग हैं वो मुख्तलिफ बयान किए गए हैं। तो फर्दर हम उनको पढ़ते हैं। पहले जो 2 किताबें या 2 डिक्शनरीज या 2 अलुगात जो हैं जिनसे हम लोगों ने इन चीज़ों को अखज़ किया है उनका जो रेफरेंस है वो क्या है, फिरोज अलुगात और जदीद उर्दू लुगत। ये 2 वो बुक्स हैं जहां से इन तमाम मीनिंग को या मानी को अखज़ किया गया है या हासिल किया गया है। तो देखते हैं कि लफ्ज नज़म के लग़वी और लासानी मानी परोना, जोड़ना, मुनज़्ज़म करना, तरतीब देना, मोतियों का हार, मोतियों की लड़ी बनाना, मोतियों को धागे में परोना या तस्बीह के दानों को धागे में परो कर एक हार बनाने के हैं। तो ये तो था, हमने आप पढ़ा कि माखज यानी कि जो लफ्ज नज़म है वह कहाँ से अखज़ किया गया, नज़म के जो मीनिंग है वो क्या है। अब हम देखते हैं कि नज़म की तारीफ क्या है।
डॉक्टर जमील जालबी, ये लफ्ज क्या है, डॉक्टर जमील जालबी। उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है उर्दू अदब की तारीख। वैसे तो ये बहुत सी जो मुस्नद यानी कि ऑथेंटिक बुक्स हैं उनके ये राइटर हैं, लेकिन ये जो उर्दू अदब की तारीख है बहुत ही मुस्नद यानी कि बहुत ही ऑथेंटिक बुक मानी जाती है उर्दू तारीख के हवाले से, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। ठीक है, तो उसमें ये तारीफ कोड करते हैं जो, या डेफिनेशन कोड करते हैं कि नज़म ख्यालात और जज्बात को शेरी जुबान में यकजाई रबत तरतीब से पेश करने का नाम है। अब यहां पर थोड़ा सा मैं आपको डिफाइन कर दूं कि इसका मतलब क्या है। यकजाई कहते हैं किसी चीज को यकजा करके एक जगह पर इकट्ठा कर देना, उसका वाहद कर देना। ठीक है, रबत और तरतीब यानी कि किसी कम्युनिकेशन को, किसी चीज को तसलसल के साथ जोड़कर उनको तरतीब दे देना, उसको पेश करने का नाम क्या है, वो है नज़म। अब बात करते हैं कि जो लफ्ज तशरी जिसके ऊपर हमारा आज का टॉपिक है वो है, यानी कि तशरी के मीनिंग और इसकी डेफिनेशन या तारीफ। पहले इसके लघवी मीनिंग देखते हैं कि तशरी अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके लघवी मानी है तफसीर करना। लफ्ज क्या है, तफसीर करना, खोलना, वजाहत करना, तफसील बयान करना, खोल कर बयान करना और किसी कैफियत का मुकम्मल हाल बयान करना। इसका जो लफ्ज तशरी की डेफिनेशन है वो क्या है, वो है कि शेर या अशार के बातनी और ज़ाहरी मानी का वजाहती इजहार तशरी कहलाता है। ये दो अल्फाज को सर्कल किया गया है, दायरा लगाया गया है। बातनी कहते हैं छुपे हुए, यानी कि जो शेर आपको तशरी के लिए दिया गया है उनमें पहले सबसे पहले वो मीनिंग लिखें, उनको बयान करें जो उस शेर में छिपे हुए हैं। उसके बाद वो मीनिंग जो कि बाज़ाहरी तौर पर ज़ाहिर नजर आ रहे हैं इनको मजीद डिफाइन करें। ठीक है, इसका भी जो हवाला है या जो ये डेफिनेशन है ये बेसिकली ली गई है जदीद उर्दू लुगत से। उसके बाद आ गया जाता है शेर की तारीफ। इस्तिलाह में दो मिसरे जो एक ही वजन पर हों और उनमें एक ख्याल, जज्बे और तखय्युल को पेश किया गया हो वो शेर कहलाता है। इसका भी जो हवाला है या इसका जो सोर्स ऑफ जनरेटिंग है या इसका माखज है, ये आप कह सकते हैं कि हम लोगों ने जो इसकी जो ये दो बुक्स हैं ये इनमें से लिया है। अब बात करते हैं जो आपके रेलिवेंट यानी कि आपके मुतलका जो टॉपिक है, असल आपका जो टॉपिक है वो अब स्टार्ट हो रहा है, हिस्सा दोम। तो अब बात करते हैं जो मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बात की थी कि ये जो हिस्सा नज़म है हद से ज्यादा अहमियत का हामिल है पेपर में। क्यों? क्योंकि इसमें से 25 नंबर का पेपर बनता है। अब मैं आपको वो चीज डिफाइन करता हूं कि जो कि 99% लेक्चरर्स और प्रोफेसर हजरात, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर्स के हैं चाहे वो प्राइवेट के हैं, वो इस चीज को एक्सप्लेन ही नहीं करते हैं। क्या कि इस टॉपिक में से, इस पार्ट में से कितने परसेंट या कितने नंबर का पेपर बनता है। तो ये बेसिकली मेरे मुताबिक रीढ़ की हड्डी की अहमियत रखता है पेपर में। क्यों? क्योंकि इसको 25 नंबर में काउंट किया जाता है। तो अब देखते हैं कि वो 25 नंबर कैसे काउंट करता है। सबसे पहले कि इम्तहानी पर्चा और हिस्सा नंबर के कुल नंबर मैंने आपको पहले बता दिया है वो 25 हैं। अब वो कैसे है कि इम्तहानी पर्चे में हिस्सा नज़म में से कुल 25 नंबर का सवाल आता है। पर्चे में हिस्सा नज़म में से 3 सवालात पूछे जाते हैं। अब हम अब उस चीज को डिस्कस करते हैं कि वो कौन से 3 सवालात हैं जो हिस्सा नज़म से पूछे जाते हैं। तो पर्चे का जो हिस्सा अव्वल है यानी कि जो जहां से आपका सब्जेक्टिव पेपर, यानी कि एक पेपर दिया जाता है आपको ऑब्जेक्टिव स्टार्ट में, जिसका जो टाइम होता है वो तकरीबन कह ले कि 20 मिनट होता है। ठीक है, उसके बाद आपको जो सब्जेक्टिव पार्ट दिया जाता है उसका जो हिस्सा अव्वल होता है स्टार्ट में वो होता है नज़म का। तो हिस्सा अव्वल जिसको अलिफ जुज़ बी कहते हैं, नज़म में 2 अशार की तशरीह करनी होती है। इसके कुल 10 नंबर होते हैं। अब हम उसको देखते हैं कि ये नंबरों की तकसीम कैसे की जाती है या नंबरों की तकसीम कैसे होती है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि जो नज़म का इनवान होगा एज इट आप लोगों ने ऐसा ही लिखना है जैसा कि आपकी टेक्स्ट बुक में दे दिया गया है। 1 नंबर उसका होता है, किसका? 1 नंबर नज़म के इनवान का। एज इट आपने वैसे ही लिखना, मैं फिर कोड कर रहा हूं कि बिल्कुल आपने वैसे रिपीट करना है जैसा कि आपकी टेक्स्ट बुक में कोड कर दिया गया है। 1 नंबर आपका है शायर के नाम का। जिस शायर ने वो नज़म लिखी है या बयान की है उसको आपने एज इट वैसे ही उसके नाम को कोड करना है।
एक नंबर नज़म के इनवान का, एक नंबर आपको शायर के नाम का, 2 नंबर हो गए। उसके बाद आपको दिए जाते हैं 2, यहाँ पर मैंने आपको वाज़ह बता दिया है कि 2 अशार की आपको तशरीह करनी होती है। एक अशेर की अगर आप लोग तशरीह करते हैं तो आपको 4 नंबर दिए जाते हैं। लेकिन गजल और नज़म बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या होता है कि गजल के जो अशार होते हैं इनकी जो तशरीह होती है आपने अलग अलग करनी होती है, किसकी? गजल की। और नज़म के अशार की जो तशरीह होती है वो नया रूल यही है कि आप लोगों ने इसको एज इट इकट्ठे तशरीह करना है, अलहदा अलहदा मेंशन करके तशरीह नहीं करनी है। आपने तरतीब के साथ, सीक्वेंस में, तसलसल के साथ ऐसे ही तशरीह को करना है। तो आप जब साफ जाहिर है कि आप लोग क्या करेंगे, जब 2 शेरों को आप लोग तशरीह करेंगे तो एक शेर के 4 नंबर है और 8 नंबर आपको शायर की तशरीह के दिए जाएंगे। 8 ये एक नज़म के इनवान का, एक शायर के नाम का, 10 नंबर आपको ये हो गए। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हिस्सा अव्वल का जुज़ बे। यहां से आपको 3 शेर दिए जाते हैं या 3 अशार दिए जाते हैं हिस्सा गजल में से। आपने 3 की तशरीह करनी होती है और इसकी नंबरों की तकसीम क्या है? गजल का नाम नहीं होता, किसी भी जगह पर गजल का नाम नहीं होता, चाहे आप किसी भी लेवल पर आप गजल को टच कर रहे हैं या आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो फिर याद कैसे रखा जाता है? मतलब कि जो शायर उस गजल को लिखता है और बयान करता है, बेसिकली उसके नाम से उस गजल को मंसूब कर दिया जाता है, अटैच कर दिया जाता है, रेफर कर दिया जाता है। तो इस वजह से उस जो शायर को क्या किया जाता है, उसका 1 नंबर काउंट होता है। 1 नंबर उसके नाम का यानी कि शायर के नाम के बताने का होता है। 3 नंबर आपको एक शेर को सही तरीके से एक्सप्लेन करने पर, तशरीह करने पर आपको मिलते हैं। यहां पर बता दिया गया है कि 3 अशार की आपने तशरीह करनी है, यानी कि ये 3 1 3 1 और 3, यानी कि 3 को अगर जमा करेंगे तो ये टोटल बनता है 9 और 9 1 10, यानी कि आपको 10 नंबर का जो पेपर है वो हिस्सा गजल में से आता है। अब आपको समझ आई? अब करते हैं कि पर्चे का जो हिस्सा दोम है वो क्या है कि पर्चे के हिस्सा दोम के सवाल नंबर 5 है, यानी कि जो आपके सब्जेक्टिव पार्ट के दूसरी साइड के पेपर के दूसरी साइड पर जो सवाल नंबर 5 है वहां पर आपको एक सवाल दे दिया जाता है जिसको कुछ इस तरीके से वो बयान करता है कि आपकी निसाब में शामिल जितनी भी नज़में हैं उनमें से एक नज़म के जो शायर होते हैं उनका नाम बता दिया जाता है और उसी ही सेंटेंस में आपको उस नज़म का इनवान बता दिया जाता है और कहा जाता है कि खुलासा तहरीर करें, यानी कि वो कहता है कि फलां जो नज़म है इसका खुलासा तहरीर करें जिसने ये लिखी है। तो 5 नंबर जो होते हैं उसके खुलासे के होते हैं। अब आपको सही तरीके से मेरे मुताबिक समझ आ जानी चाहिए कि 10 नंबर जो हैं वो आपको दे रहा है किसके, कि आपने हिस्सा नज़म में से यानी कि हमद या नात में से आपने किसी एक का आपको शेर देगा, वो कहेगा किसकी तशरीह करें। एक सवाल ये हो गया। दूसरे नंबर पर जो सवाल है वो क्या है, हिस्सा गजल में से आपको 3 अशार दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इनकी तशरीह करें। ठीक है। और जो सवाल नंबर 3 है वो क्या है कि नज़म का खुलासा तहरीर करें। तो ये टोटल कितने हो गए? 25 नंबर आपके बनते हैं। फिर मैं आपको कह रहा हूं ये हिस्सा या ये जो पार्ट है हिस्सा नज़म वाला बहुत इंतहाई अहमियत का हामिल है, इसलिए आपने इसको बहुत फोकस हो के समझना है। इंशाअल्लाह ताला हम टॉपिक टू टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को डिलीवर किया जाए, टॉपिक्स को कवर किया जाए, किसी चीज़ को स्किप ना किया जाए। आप हम लोगों को चाहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप लोगों के साथ साथ आपके जो दूसरे क्लास फेलोज हैं उनको भी अच्छे तरीके से इन चीज़ों के बेसिक नॉलेज का इल्म होना चाहिए। तो अब बात करते हैं नज़म के अशार की तशरीह। अब असल जो आपका टॉपिक है वो आपने ये जहन में रखना है कि वो कौन से असूल हैं जो कि बोर्ड ने मुतारफ करवाए हैं और जिनकी पाबंदी करना आपके ऊपर हर सूरत में लाजम है। अगर आप इनको जस्ट फॉलो कर लेते हैं आपके नंबर डेफिनेटली एक पार्ट में 10 नंबरों वाले पार्ट में से मे भी आपके 9 नंबर 10 ऑफ 10 भी आ सकते हैं अगर आप लोग थोड़ा सा फोकस करें, थोड़ी सी मेहनत कर लें, थोड़ा को चीज को समझ लें। सबसे पहला यह है, और एक बात है कि ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं आपने एज इट पेपर में ऐसे ही कोड करने हैं, इनकी तरतीब आपने पेपर में ऐसे ही रखनी है, तरतीब को आपने आगे पीछे नहीं करना है, वरना आपका जो सीक्वेंस है, आपका इंप्रेशन है जो पेपर चेकर पर वो अच्छा नहीं पड़ेगा।
तो पहला इसका मेन पॉइंट है कि नज़म का इनवान, यानी कि नज़म का इनवान आपने लाजिम देना है। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई शेर या दो अशार आपको आ गए नात में से, तो आपने उसका नात का हवाला लाजमी देना है। अगर आपको आ गया है वो हमद में, तो आपने हमद का हवाला लाजमी देना है, उसका नाम मेंशन लाजमी करना है आपने, ठीक है। नज़म का जो इनवान है मुकम्मल टेक्स्ट बुक के मुताबिक लिखें, और वो टेक्स्ट बुक कौन सी है? वो बेसिकली जो आपकी टेक्स्ट बुक है वो आपकी ये वाली टेक्स्ट बुक है। न्यू जो आपकी टेक्स्ट बुक पंजाब बोर्ड की तरफ से शाया की गई है, हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत पंजाब की तरफ से जो शाया की गई है, वो आपकी न्यू टेक्स्ट बुक ये है। इसके मुताबिक आप लोगों ने एज इट जो चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं, आपने जो नाम है और जो नज़मों के नाम है एज इट आपने ऐसे ही कोड करने हैं। उसके बाद आगे आ जाता है कि शायर का नाम। शायर का नाम भी आपने लाजमी तौर पर कोड करना है। मोस्टली 98% स्टूडेंट यहाँ पर अपनी फिलॉसफी झाड़ते हैं, जिनकी वजह से अच्छे तरीके से नाम ज़हन में होने के बावजूद भी वो नाम गलत काउंट हो जाता है, आपका एक नंबर कट जाता है। वो फिलॉसफी क्या लिखते हैं, अभी हम आपको एक मिसाल के जरिए उसको समझा देते हैं कि शायर का नाम फिर वही चीज़ वो रिपीट कर रहा है कि टेक्स्ट बुक के मुताबिक अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक हो। उसके बाद ये मिसाल वो दे रहा है क्या कि नज़म का जो इनवान है वो फॉर एग्जांपल आपको हमद में से अशार आ गए हैं तशरीह करने के लिए, हमद में से आपको अशार दो दे दिए गए हैं कि इनकी जो तशरीह करें। अब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट बनने की कोशिश करते हैं पेपर चेकर के सामने, वो क्या करते हैं कि जो असल शायर का नाम है वो है हफीज ताइब, असल जो शायर का नाम है वो ये है, लेकिन अपने पास से वो इजाफा करते हैं उनको इज्जत देने का, ठीक है। वो क्या करते हैं, या तो अकेला हफीज लिख देते हैं, या अकेला ताइब लिख देते हैं, या अकेला हफीज ताइब रहमतुल्लाह अलैह लिख देते हैं, या क्या करते हैं मौलाना हफीज रहमतुल्लाह ताइब लिख देते हैं। अगर आप 1 2 3 4 ये चारों में से कोई कोड करते हैं तो आपका डेफिनेटली वो गलत है, आपका वो गलत करेगा, सही लिखने के बावजूद भी आपका वो गलत करेगा। आपका वैलिड अकाउंटेबिलिटी, या आप ये कह लें कि आपका असल जो नाम है, आपने जो किताब को मेंशन आपने को किया गया है वो ये है, ये लिखना है आपने। उसके बाद इसका जो मेन पॉइंट नंबर 3 है वह नज़म का माखज़। ये इंतहाई अहमियत का हामिल पॉइंट है। मोस्टली स्टूडेंट्स को इसमें पता ही नहीं होता है कि ये कहाँ से पूछा जा रहा है, ये क्या है। आपको ये ऑब्जेक्टिव पार्ट में भी ये मोस्टली स्टूडेंट्स को, ये बल्कि स्टूडेंट्स को नहीं, मोस्टली पेपर्स में ये चीज़ रिपीट होती है कि हमद जो है उसका माखज़ क्या है। अगर आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक को खोलें, हमद वाला पेज जो है पेज नंबर 2 उसको ओपन करें, ओपन करने के बाद उसके लास्ट में अगर आप सबसे आखिर पे जहां पर वो जो हमद है वो खत्म हो रही है, पेज के आखिर में ब्लू कलर का आपको ब्रैकेट में कुलियात हफीज ताइब आपको लिखा नजर आएगा। मैं आपको उसकी एक मिसाल भी समझा देता हूं कि जैसा कि ये आप लोगों को नजर आ रहा है, ये वाला इसका माखज़ ये है। हर एक नज़म के नीचे, चाहे वो गज़ल है या नज़म है, हमद है, नात है या गज़ल है, उसके नीचे ये वाला, ये जो ब्लू कलर का ब्रैकेट में आपको लिखा नजर आ रहा है, ये इसका माखज़ है। और ये आपका ऑब्जेक्टिव भी तैयार होता है, आपने इसको करना ही करना है, क्योंकि 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपको यहां से हर सूरत में आना होता है। और अगर आप इसको तशरीह में कोड करते हैं, इसका आपको एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलना, लेकिन पेपर चेकर आपके लिए बहुत अच्छा तासर रखना शुरू कर देता है। वो बड़ा इंप्रेस होता है इस चीज़ से कि इसको वाकई ही इस टॉपिक पर ग्रिप है। वो आपने ये लाजमी बताएं कि नज़म को कहाँ से लिया गया है। मेन पॉइंट नंबर 4 है कि हल्ले लुगत। ये है कि शेर या अशार में आए हुए मुश्किल अल्फाज के मानी जो हैं आसान से आसान उर्दू में लिखे। हल्ले लुगत का मतलब ही यही है कि मुश्किल अल्फाज के मानी को आसान लफ्जों में कन्वर्ट करके हल्ले लुगत एक हेडिंग बनाएं। उनको हल्ले लुगत के बाद शेर में जितने मुश्किल वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, जो आपको लगता है कि ये मीनिंगेबल हैं, इनको एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, उनको एक्सप्लेन करें। अगर बात करें पॉइंट नंबर 5 की, तो वह है शेर का मफहूम, यानी कि शेर का बुनियादी ख्याल या मतलब जो है आप लोगों ने उसको एक जुमले में लाजमी एक्सप्लेन करना है। इसको लाजमी तौर पर आपने पॉइंट आउट करके शेर की एक्सप्लेनेशन तशरीह से पहले आपने लाजमी कोड करना है, ताकि जो पेपर चेकर है वो आपका बेसिकली जो आप उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं वो आपके एक सेंटेंस से आइडिया कर ले कि आप लोगों को किस तरह का या किस लेवल का आप उसको एक्सप्लेन करके देंगे। उसके बाद आगे जाता है पॉइंट नंबर 6 के ज़ाती राय।
ये आप लोगों ने बहुत एक नायाब चीज है क्या कि मोस्टली जो स्टूडेंट हैं 95+ % जो स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली इस पॉइंट के ऊपर आके अपनी फिलॉसफी को लिखते हैं, जो कि सरासर गलत है। अपनी राय हर किसी शेर की एक्सप्लेनेशन में नहीं देनी है। शेर के मफहूम या तशरीह में जाती राय को हरगिज शामिल ना करें, हरगिज शामिल ना करें। उसके बाद है संते तकरार। ये लफ्ज क्या है? जो संते तकरार जो है, इसका मतलब ये है कि शेर में कोई एक ऐसा वर्ड आ गया है जो कि पहले मिसरे में भी और दूसरे मिसरे में भी मुसलसल कंटिन्यू जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन आप लोगों ने जब उसका मफहूम लिखना है और उसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है तो जस्ट आपने उसको एक दफा कोड करना है, यानी कि उस लफ्ज को या उस जुमले को आपने एक दफा कोड करना है, बार बार आपने हरगिज कोड नहीं करना है। अगर कोई लफ्ज या जुमला बार बार आया हो तो उसको एक ही बार में लिखें। आप लोग खुद ही इस चीज का आइडिया कर लें कि मैंने उन तमाम चीजों को हाईलाइट करके लिखा है ब्लू कलर में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनके ऊपर फोकस करें। ख्यालात का रबत, इसका मतलब होता है कि तशरीह में ख्यालात को तरतीब और तसलसल दो चीजों के ऊपर आपने फोकस रखना है। सीक्वेंस एंड जो है वो उसका तसलसल है, कंटिन्यूस है, यानी कि एक और ये दो चीजें हर सूरत में आपने फोकस रखना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 है कि सादा तशरीही जुबान, बिल्कुल सादा आसान अल्फाज का इस्तेमाल करना है। ज्यादा आप लोगों ने अल्लामा इकबाल नहीं बनना है हर चीज। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा मुश्किल वर्ड इस्तेमाल करेंगे वो सोच के लिखेंगे, उसका दो चीजों का आपको नुकसान होगा। एक तो आपको सोच समझ कर लफ्ज लिखने पड़ेंगे, जो कि मोस्टली तकरीबन जो आप पेपर में बैठे हो तो वो ज्यादा स्पीड से लिखने की वजह से वो गलत हो जाते हैं। और दूसरी चीज ये है कि जब आप मुश्किल लफ्जों का इस्तेमाल करेंगे, पेपर चेकर जो है वो आपकी तशरीह को पढ़ेगा, जहां से आप खुद पेपर चेकर को कह रहे हैं कि हमें अच्छे जो नंबर मिल रहे हैं उनको आप कम करें। जिस हिसाब से कि जब आपका पेपर पढ़ा जाएगा, आपकी जो वो ये टॉपिक है आपका वो पढ़ा जाएगा, जो पढ़ाई होगी उसकी जो निगरानी होगी वो बेसिकली क्या होगी, आपके नंबरों की जो काउंटलेस होगी उसकी गिनती है उसको कम करना शुरू कर देगी। ख्यालात का इजहार, सॉरी जज्बात का इजहार, ये जो पॉइंट है पॉइंट नंबर 10 वो जज्बात का इजहार है। शायर ने कौन से जज्बात बयान किए हैं और कितने पूर्ण असर हैं, ये दो चीजें फोकस करें कि कौन से जज्बात इजहार किए हैं और वो कितने पूर्ण असर हैं शेर में। कोशिश करें कि सादा अल्फाज में वही बयान करें जो शायर ने नज़म में या शेर में बयान किए हैं। मिसालों से तशरीह, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये चीज आपकी एक्सप्लेनेशन को, आपकी तशरीह को वैलिड बनाती है, आपके नंबरों को इनहेंस करने में, गेन करने में, बढ़ाने में हद से ज्यादा कारआमद मुफीद बेनिफिशियरी है। आपने इसको लाजमी तौर पर फोकस करके ऐड करने की कोशिश करनी है। दुराने तशरीह यानी कि तशरीह करते वक्त हम मानी कुरानी आयात, अहदीस मुबारका, मशहूर अकवाल और अशार की सूरत में कम अज कम 4 हवाले लाजमी देने हैं। कितने? 4 हवाले। पूरी एक्सप्लेनेशन एक शेर की तशरीह करते हुए लाजमी तौर पर आप लोगों ने 4 हवालों को काउंट करना है, कोड करें लाजमी तौर पर। पॉइंट नंबर जो है वो 12 है, वो है इखलाकी सबक या नसीहत। जब आप एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, तशरीह कर रहे हैं, तो आप लोगों ने इखलाकी सबक उस नज़म में, उस शेर में लाजमी तौर पर पॉइंट आउट करें। नज़म किस सबक या नसीहत की तरफ इशारा कर रही है, तशरीह में वाज़िह तौर पर इसका जिक्र करें। पॉइंट नंबर 13 है कि शायर का अंदाज़े बयान या असलूब। शायर के लिखने का अंदाज़े बयान जो है वो सादा अल्फाज में बयान करें, यानी कि शायर ने जो नज़म में या शेर में जो असलूब, जो अंदाज़े बयान लिखा है, बयान किया है, उसके मुताबिक लिखने की कोशिश करें, लेकिन अल्फाज सादा, बिल्कुल सिंपल रखें। पॉइंट नंबर 14 है कि ग्रामर या क्वायद का ख्याल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्रामर का जो फोकस है, लिहाज है, ख्याल है, नहीं रखते हैं एक्सप्लेनेशन में। ये भी आपके नंबरों के कम करने की एक वजह बनता है। उर्दू ग्रामर क्वायद के ख्याल रखें और जुमले मुकम्मल और साफ सुथरे हों। मतलब कि मुकम्मल से मुराद है जुमला कोई भी इनकम्प्लीट किसी सूरत ना लिखें। कोई जुमला जो नामुकम्मल है उसको ना लिखें और जुमला साफ लिखें, ताकि आपकी जो लिखाई है, आपकी प्रेजेंटेशन है, आपकी पेशकारी है पेपर की, फौरी तौर पर समझ आए, डीप होकर पढ़ना ही ना पड़े पेपर चेकर को। तशरीह को पैराग्राफ में लिखें। यहाँ पर मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो गलती करते हैं। वो गलती क्या करते हैं जी?
तशरीह को पैराग्राफ की सूरत में लिखें और एक पैराग्राफ कम से कम 7 से 8 सतूर पर मुश्तमिल हो। यहाँ पर जो आप लोगों को फोकस होकर चीज समझने की जो जरूरत है वो ये है कि मोस्टली स्टूडेंट्स 4 से 5 लाइनों या सतूर का पैराग्राफ बना देते हैं, जो कि सरासर गलत है। आपकी कम से कम 7 से 8 लाइन या सतूर जो हैं या सतरें जो हैं वो आपकी एक्सप्लेनेशन की एक पैराग्राफ की लाजमी होनी चाहिए। उसके बाद तशबीहात व इस्तिआरात की निशानदाही। शेर में जहां जहां भी तशबीहात और इस्तिआरात का इस्तेमाल हुआ है, तशरीह में उनकी वजाहत लाजमी करें। उसके बाद पॉइंट नंबर 17 है कि नज़म के अशार की तशरीह इकट्ठी करें। ये बहुत ही एक कह लें कि डीप पॉइंट है। सिर्फ एक सेंटेंस में नज़म की जो तशरीह होती है अशार की, वो एक जगह पर ही लिखी जाती है या एक ही तादाद में सीक्वेंस के साथ लिख दी जाती है, इकट्ठी तशरीह की जाती है। लेकिन गजल की हर एक शेर की जो तशरीह होती है उसको अलग अलग लिखा जाता है। ये बेसिक डिफरेंस है नज़म में और गजल में। ये आपने याद रखना है कि नज़म के अशार जो हैं वो आपको 2 दिए जाएंगे, उनको आपने सीक्वेंस में तरतीब के साथ एक साथ इकट्ठी तशरीह कर देनी है। गजल के अशार की तशरीह आपको एक एक शेर की अलग-अलग से तशरीह आप लोगों ने करनी है। नज़म के अशार या बंद की अलग अलग तशरीह करने की बजाय क्या करें कि इकट्ठी तशरीह करें। पॉइंट नंबर 18 यानी कि 18 है नज़म का अदबी हुस्न। जो नज़म का अदबी यानी कि अदब के लिहाज से उस नज़म का, उस शेर का जो हुस्न है उसको बिगाड़े मत, उसको तो हुस्न है उसको मजीद इनहेंस करें, बढ़ा दे। कैसे कि नज़म के असलूब, तरतीब, तसलसल और फनी महासन का तशरीह में लाजमी तौर पर जिक्र करें। पॉइंट नंबर 19 है कि तशरीह के पैराग्राफ को इन जुमलों से स्टार्ट करें। यहां से आपका कह लें कि आपके नंबर बढ़ने या कम होने शुरू हो जाते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स को ये इल्म ही नहीं होता है कि तशरीह को किन जुमलों से, किन अल्फाज से, किन मुतासर कुन चीज़ों से शुरू करना चाहिए, जो कि जो पेपर चेकर है फौरी तौर पर इम्प्रेस हो जाए। तो आप लोगों ने इन 3 जुमलों में से एक जुमला जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मुझे ज़्यादा पसंद है और जो ज़्यादा वैलिड है, जो कि ज़्यादा पेपर चेकर पसंद करते हैं, वो इसको फोकस करते हैं, इसको जो बड़ा मुतासिर कुन समझते हैं, इंप्रेसिव समझते हैं, वो आपने काउंट करना है। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए 3 लिखे हैं, एक मैं आपको अपनी पसंद का बता देता हूँ। पहला है कि शायर कहता है। जब भी आपने पैराग्राफ की सूरत में तशरीह को शुरू करना है, तशरीह के शुरू के पहले सेंटेंस को यहाँ से शुरू करें कि शायर कहता है। ये जो दूसरा जुमला है या सेंटेंस है वह है शायर के ख्याल में, ये दूसरा। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अहम तरीन जुमला है तशरीह के पहले पैराग्राफ के पहले सेंटेंस का, वो ये है कि तशरीह तलब शेर में शायर कहता है। ये आपने लाजमी तौर पर इससे शुरू करना है। आप चाहे गजल का जो है वो शेर की तशरीह कर रहे हैं, आप नज़म के शेर की तशरीह कर रहे हैं, आपने जो तशरीह का पैराग्राफ है उसको इस एक जुमले से स्टार्ट करना है। तशरीह तलब शेर में शायर कहता है कि आगे आप लोगों ने उसकी एक्सप्लेनेशन को शुरू कर देना है। ये जो है ये इसको आपने फोकस रखना है और इसको आपने तरजीहन लिखना है। पॉइंट नंबर जो 20 है वो है मुतासर कुन एख्तिताम, यानी कि जो आपकी तशरीह का आखिरी पैराग्राफ होगा या आखिरी आप लोग जो उसको पैराग्राफ लिख रहे हैं, आपका इंतहाई इंप्रेसिव होना चाहिए। अल्फाज का चुनाव बहुत ही मुतासर कुन हो, अल्फाज सादा हो, उसमें ग्रामर की गलती ना हो, उसमें असलूब यानी कि जो शेर में लिखा गया है उस असलूब के मुताबिक उसको एक्सप्लेन करें। मजीद हम डिफाइन करते हैं कि आपने एक्स्ट्रा चीजें कौन सी ऐड करनी है ताकि आपको 10 ऑफ 10 मिल सके। अपनी तशरीह का एख्तिताम कुरानी आयात, अहदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अक़वाल ज़री, ज़रबुल मिसाल, कहावतों या सबक अमूज मक़ूलों पर लाजमी कम अज कम 2 हवाला जात के साथ करें। यानी कि जब आप लोगों ने आखिरी पैराग्राफ लिखना है तो जो आपने तशरीह कर दी है कम अज कम उसके बाद आपने जो आपने फाइनल आपने सेंटेंस लिखने हैं तो कम अज कम 2 हवाला जात आप लोगों ने लाजमी कोड करने हैं। अकॉर्डिंग टू पोइट्री, शेर के मुताबिक आपने लाजमी कोड करने हैं। तो जो चीज़ आपने नोट करनी है वो ये है जो आपको एक्स्ट्रा एज देगी नंबर दिलवाने में। वो क्या है कि अगर आप कुरान मजीद का हवाला देते हैं या दे रहे हैं तो आपने उसको किस तरह से कोड करना है। ये जो पॉइंट है ये समझने वाला है कि सूरत का नाम
फॉर एग्जाम्पल आप सूरत बकरा का कोई हवाला दे रहे हैं, उसके किसी आप जुमले को, किसी सेंटेंस को, किसी तर्जुमे को कोड कर रहे हैं, तो आप लोगों ने लाजमी तौर पर दो चीजें लिखनी हैं। सबसे पहले सूरत का नाम, यानी कि जिस सूरत का भी आप जिक्र कर रहे हैं, जिस सूरत का आप हवाला दे रहे हैं उसका नाम। फॉर एग्जाम्पल सूरत बकरा है, सूरत अल इमरान है, सूरत अल निसा है, ठीक है। जिस सूरत से आप हवाला देने, पहले उस सूरत का नाम लिखेंगे, उसके बाद आप उसकी आयत का नंबर लिखेंगे। ये आप लोगों के लिए लाजमी है, हर सूरत में ये चीज आपके लिए लाजमी है। ये आपके नंबरों को इनहेंस करने में बहुत कारआमद, मुफीद, बेनिफिशियरी आप लोगों के लिए साबित होगी। उसके बाद अगर आप लोग किसी हदीस मुबारक का हवाला दे रहे हैं, तो एज इट आपने यही करना है कि आप लोगों ने क्या करना है कि साहिह सतह की जो 6 बुक्स हैं, उनमें से आप जिस बुक का भी, यानी कि सही बुखारी है, सही मुस्लिम है, जामा तिरमिज़ी है, जिस बुक से आप उस हदीस मुबारक को ले रहे हैं, पहले आप लोग क्या करेंगे, उस बुक का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आप सही बुखारी की किसी हदीस का तर्जुमा कोड कर रहे हैं, तो पहले आप सही बुखारी लिखेंगे, उसके बाद उस हदीस का नंबर जो है, हदीस का नंबर, तर्जुमा तो लिखना ही लिखना है, लेकिन उस हदीस का जो नंबर होगा वो भी आप लोगों ने लाजमी कोड करना है। ये और ये इसका जो नंबर होगा वो लाजमी कोड करना है। अगर आप कोई कॉल, उसके बाद अगर आप कोई ज़रबुल मिसाल, कहावतें या मकूले का हवाला देते हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है कि अगर तो आप किसी कॉल का जिक्र कर रहे हैं, जिस शख्सियत ने उस कॉल को मेंशन किया है, बयान किया है, उसका हवाला आप लाजमी देंगे। अगर आप लामा इकबाल के किसी कॉल का हवाले का जिक्र कर रहे हैं, शाह वली अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, या किसी और मुस्लिम मुफक्कर का हवाला दे रहे हैं, तो उसका आप लोगों ने शख्सियत का नाम हर सूरत में ब्रैकेट में मेंशन करना है। उसके बाद अगर आप किसी ज़रबुल मिसाल, यानी कि ज़रबुल मिसाल किसी जुबान का हवाला देते हैं कि वो ज़रबुल मिसाल जो है, या अगर कोई मिसाल को आप कोड कर रहे हैं, वो किस जुबान से ताल्लुक़ रखती है, उस जुबान का नाम लाजमी मेंशन करना है। उसके बाद आ गया था कहावतें, यानी कि अगर वो कहावत किस मुल्क की है वो लाजमी मेंशन करे। उसके बाद अगर वो कहावत है या मकूला है, उसका आपने लाजमी हवाला देना है। इसके बगैर आपको नंबर एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे। जस्ट तर्जमा अकेला कोड करने से, अकेला जो है मकूला, कहावत आपको कोड करने से नंबर आपको नहीं मिलेंगे। याद रखिए, जब तक आप ऑथेंटिक तरीके से उसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं। पढ़ने वाले को टोटली A to Z हर चीज समझ आनी चाहिए, उसके बाद ही वो आपको नंबर देगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये जो लेक्चर है लाजमी पसंद आएगा। लेक्चर कैसा लगा है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक ख्वाहिशात के साथ, अल्लाह हाफिज।